चलिए बाबा नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एग्जम्पशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ए ग्रेडेड चैप्टर है, ध्यान रखिएगा बाबा, सुन लीजिए। ए ग्रेडेड चैप्टर था रजिस्ट्रेशन का, ए ग्रेडेड चैप्टर है एग्जम्पशन का। चलिए एक क्विक लिंकिंग दे देता हूं, एवरीवन ओवर हियर नाउ। हमने स्टार्ट किया था सीखना गुड्स और सर्विसेज से। गुड्स और सर्विस को सप्लाई किया गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट होगा या सप्लाई इंट्रास्टेट होगा। सर इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लेवी हो जाएगा, इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी लेविड। यस सर, ये जीएसटी लेवी हो गया। अब सुनिए, एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो इट हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। सर एक बार सेक्शन रिवीजन कर दीजिए ना। यस बाबा, गुड्स का सर्विस, गुड्स सेक्शन नंबर था सेक्शन नंबर 252, सर्विसेज 2102, गुड्स एंड सर्विस सप्लाई, सप्लाई का सेक्शन नंबर था 7, सप्लाई का सेक्शन नंबर था 8। सर इंटरस्टेट सप्लाई सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 8 बोलता है सर इंट्रास्टेट सप्लाई, सेक्शन नंबर 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 9 बोलता है टेरिटोरियल वाटर, 10, 11, 12, 13 बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में, 14 ओआईडीआर, 15 बात करता है सर 15 किसके बारे में बात करता है, जल्दी जल्दी बताइए मेरे को, 15 किसके बारे में बात करता है सर, टूरिस्ट। एंड 16 बात करता है जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में। उसके बाद आता है आईजीएसटी, आईजीएसटी का लेवी सेक्शन है सेक्शन नंबर 5, एंड सर सीजीएसटी का लेवी सेक्शन है सेक्शन नंबर 9। और कुछ लोगों ने तो सर कॉम्पोजिशन लेवी भी मांग लिया था। यस सर, हमें याद है कि कुछ कुछ लोगों ने कॉम्पोजिशन लेवी मांग लिया था। यस सर, हमने कॉम्पोजिशन लेवी भी पढ़ लिया है। अब सुनिए, टैक्सेबल पर्सन में मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 22, 23, 24, सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 26, सेक्शन नंबर 27, 28, 29, 30। 30 में ध्यान रखिएगा, रूल नंबर 23 में एक छोटा सा अमेंडमेंट, टोटल बकवास। अब सुनिए सर, जीएसटी एक बार इंपोज हो गया, फिर भी गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट चाहे तो एग्जम्पशन इश्यू कर सकती है। और गवर्नमेंट ने अगर एक आइटम को एग्जाम कर दिया है तो उस पर जीएसटी कलेक्ट करके पे करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे आप टैक्सेबल पर्सन हो फिर भी आपको कलेक्ट करके पे करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जम्पशन अगर आप पढ़ोगे तो एग्जम्पशन इशू किया जाता है बाय यूजिंग द पावर अंडर सेक्शन नंबर 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी का एग्जम्पशन दिया जाता है, एंड सेक्शन नंबर 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करके एग्जम्पशन ग्रांट कर दे फ्रॉम सीजीएसटी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा शुरू करते हैं एग्जम्पशन। आ जाइए सब एग्जम्पशन में। एग्जम्पशन में अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 6 ग्रांट द पावर टू द गवर्नमेंट टू एग्जाम। अगर आप एग्जम्पशन देखोगे तो गुड्स का भी एग्जम्पशन होता है, सर्विसेज का भी एग्जम्पशन होता है। गुड्स का एग्जम्पशन आपके सीए फाइनल के सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, सर्विसेज का एग्जम्पशन आपके लिए एप्लीकेबल है। अप्रोक्सीमेटली 100 एग्जम्पशन है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट एवरीवन। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 11(1) बोलता है जनरल एग्जम्पशन के बारे में। अगर गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफिकेशन इशू करके जनरली या आइदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू ए कंडीशन, कंडीशनल एग्जम्पशन, या सर विदाउट कंडीशन भी एग्जाम कर सकती है फ्रॉम द होल ऑफ जीएसटी और पार्ट ऑफ द जीएसटी विथ इफेक्ट फ्रॉम ए डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट एक जनरल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट में इशू करेगी और एग्जम्पशन ग्रांट कर देगी। स्पेशल एग्जम्पशन इन स्पेशल केस अगर गवर्नमेंट को देना है, स्पेशल एग्जम्पशन के लिए सेक्शन नंबर 11(2) पावर देता है। सेक्शन नंबर 11(3) क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 11(3) बोलता है समझ लीजिए गवर्नमेंट ने एक एग्जम्पशन दी, वो एग्जम्पशन में कोई एम्बिग्विटी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट विद इन 1 ईयर एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर सकती है। अगर एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया विद इन 1 ईयर तो एक्सप्लेनेशन विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सर 1 ईयर के बाद अगर उस नोटिफिकेशन में कोई एक्सप्लेनेशन डाला 1 ईयर के बाद तो वो प्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक सर्कुलर है, बाबा घर में पढ़ लीजिएगा, सिंपल टोटल बकवास सा सर्कुलर है, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एग्जम्पशन से। पहला जो एग्जम्पशन है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, मेरे को लगता है 1 या 2 मार्क के लिए इससे आएगा। चलिए सुन लीजिए, एंटिटी अगर रजिस्टर्ड है 12AA, एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर 12AA, सुन लीजिए, अगर पहले कोई एंटिटी को इनकम टैक्स एग्जम्पशन चाहिए होता था
तो उस एंटिटी को अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था अंडर सेक्शन नंबर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन फाइनेंस एक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइनेंस एक्ट 2021 के कारण एक अमेंडमेंट आया इनकम टैक्स एक्ट में, और उन्होंने बोला कि अगर अब एक एंटिटी को इनकम टैक्स एग्जम्पशन चाहिए तो उनको रजिस्ट्रेशन 12AA में नहीं 12AB में लेना पड़ेगा, और जो भी एंटिटीज 12AA में रजिस्टर्ड थी उनको भी 12AB में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अब इनकम टैक्स में 12AA सेक्शन जो है वो मोस्टली इरेलेवेंट हो गया है और 12AB सेक्शन आ गया है। इसलिए जहां जहां जीएसटी एक्ट में भी इन्होंने लिखा था एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA, वहां अब लिख दिया है एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AB। दैट्स ऑल इज द चेंज। चलिए शुरू करते हैं। एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर ये एंटिटी क्या कर रही है, चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है रिलेटिंग टू, सर चैरिटेबल एक्टिविटी किसके रिलेटेड, कोई भी एक्टिविटी को क्या चैरिटेबल एक्टिविटी बोलते हुए एग्जम्पशन मिल जाएगा? नहीं। अगर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड अंडर 12AA है और 12AB है और वो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है ओनली यही चैरिटेबल एक्टिविटी, क्या चैरिटेबल एक्टिविटी सर? समझ लीजिए पब्लिक हेल्थ रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रही है, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग। सर वो जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रही है, केयर एंड काउंसलिंग कर रही है। किनका? टर्मिनली इल पर्सन। समझ लीजिए एक पर्सन है जो टर्मिनली इल है, टर्मिनली इल मतलब जो ऑलमोस्ट अबाउट टू गो है, तो सर उसको टर्मिनली इल बोलते हैं। और जो टर्मिनली इल होते हैं उनका अगर केयर एंड काउंसलिंग किया जाता है बाय ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और वो कोई भी चार्जेस लेते हैं तो सर वो एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि इट्स ए एक्टिविटी विच इज नोटिफाइड एज ए चैरिटेबल एक्टिविटी। देखिए चैरिटेबल एक्टिविटी कौन सी? चैरिटेबल एक्टिविटी रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर एंड काउंसलिंग ऑफ terminally ill people, severely physical or mentally disabled people, people with HIV, AIDS infected, drug और alcohol addict। अगर ये लोग हैं तो इनके लिए बोला गया है कि सर अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कोई भी चार्जेस भी ले रहा है तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी को चैरिटेबल एक्टिविटी मानते हुए उस पे जीएसटी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चार्ज नहीं करेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पब्लिक अवेयरनेस कर रहा है किसके बारे में, पब्लिक प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग या प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी के बारे में, तो सर उस एक्टिविटी पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एडवांसमेंट कर रहा है ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी, योगा, तो बोला गया है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की जो योगा रिलेटेड एक्टिविटी, सर स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटीज है उसके लिए जो भी चार्ज किया जाएगा उस पे जीएसटी नहीं आएगा। समझ लीजिए एक योगा कैंप है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया है, आप योगा कैंप में गए, जो भी फीस आपसे लिया जाएगा क्योंकि वो ऑर्गेनाइज किया गया बाय ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड अंडर 12AA है, तो सर वो जीएसटी आपको चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद समझ लीजिए एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम कर रहा है या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा है रिलेटिंग टू abandoned, orphan, homeless children या physically, mentally abused और traumatized person, और prisoners के लिए कोई प्रोग्राम कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम, या पर्सन ग्रेटर देन 65 रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, रूरल ध्यान रखिएगा, तो सर उनके लिए अगर कोई एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जा रहा है बाय ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो भी चार्जेस लेगा उस पे जीएसटी कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कर रहा है या एक एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA और AB कर रहा है, क्या सर कर रहा है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, वाटरशेड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, तो उसके लिए जो भी चार्जेस लिए जाएंगे उस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। समझ लीजिए कि एनजीओ है, एनजीओ रजिस्टर्ड अंडर 12AA है, वो प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह अगर वो किससे लेते हैं तो सर उस पे जीएसटी नहीं आएगा। अगर एक एंटिटी रजिस्टर्ड है अंडर 12AA और 12AB और वो कर रहा है रनिंग ऑफ ओल्ड एज होम, तो सर ओल्ड एज होम किसके लिए चला रहा है, फॉर रेजिडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इयर्स। फॉर एन एग्जांपल, एक पर्सन है वो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पा रहा है और उसने बोला कि ठीक है सर मैं शिफ्ट कर रहा हूं इनको एक ओल्ड एज होम में। ओल्ड एज होम उस बंदे से कुछ चार्जेस लेगी। अगर ओल्ड एज होम उससे कोई भी चार्जेस लेती है तो ओल्ड एज होम उस पे जीएसटी चार्ज नहीं करेगी, प्रोवाइडेड वो जो बंदा है उसके जो पेरेंट्स है वो रेजिडेंट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इयर्स है, एंड जो कंसीडरेशन है फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस जो ओल्ड एज होम चार्ज कर रहा है वो अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर
है। ध्यान रखिएगा, अगर ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तो भी वो एग्जेम्प्ट है अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं नॉन रेजिडेंट बोल के, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा ओल्ड एज होम अगर रेजिडेंट्स के लिए है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इयर्स के, तभी ओल्ड एज होम का जो एक्टिविटी है उसको एग्जाम किया गया है। ठीक है सर, अगर एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA और 12AB है और वो कर रही है रेंटिंग ऑफ प्रीसिंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, मंदिर वगैरह है, मंदिर के जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, जो एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12 मंदिर है, मंदिर का एक ट्रस्ट होता है सर, ट्रस्ट या तो 12AA 12AB में रजिस्टर्ड होगा, या जो मंदिर का ट्रस्ट है वो या तो रजिस्टर्ड अंडर 1023C5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट होगा, या एक बॉडी होगा, अथॉरिटी होगा जो अंडर 1023BBA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रजिस्टर्ड है। तो याद रखिएगा, जो वो ट्रस्ट है या वो 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड है, या सर इनके अंडर रजिस्टर्ड है, तो वो ट्रस्ट या वो जो टेंपल है, जो बॉडी है, वो अगर अपना टेंपल का जो प्रेमाइसेस है, जो टेंपल का प्रेमाइसेस है उसको अगर रेंट पे दे रहा है तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा, प्रोवाइडेड, ध्यान रखिएगा, अगर टेंपल है, समझ लीजिए एक टेंपल है, टेंपल रूम वगैरह रेंट पे देता है, अगर रूम रेंट समझ लीजिए आप गए और आपको बोला 1,000 रुपए, आप एक काम करना, 1 रुपए हुंडी में डाल के 999 दे देना, 999 पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, क्योंकि टेंपल में हुंडी होता है, 1 रुपए हुंडी में डालिए, 999 एग्जम्प्ट है। सर अगर टेंपल में आप शादी कराने गए, समझ लीजिए किसको पकड़े, निखिल है, निखिल बोल रहा है सर मेरी शादी करवाओ, तो निखिल गया टेंपल में और बोला मेरे को शादी करनी है, टेंपल वाले बोले 10,000 रुपए, निखिल ने 1 रुपए डाल दिया टेंपल की हुंडी में, 9999 टेंपल ने जब चार्ज किए पर डे, तो सर उस पे जीएसटी टेंपल ट्रस्ट चार्ज नहीं करेगा। प्रेमाइसेस और कल्याण मंडपम, कल्याणम, जहां आपका कल्याण हो जाए, मतलब जहां शादी वादी होती है, ठीक है सर। उसके बाद शॉप अप टू, समझ लीजिए आपने टेंपल के बाहर बोला मैं तो सर पार्ट टाइम बिजनेस टेंपल के बाहर प्रसाद बेचूंगा, मेरे को एक टेंपल को पास गए आप और टेंपल ट्रस्ट को बोला सर मेरे को एक दुकान दे दीजिए, टेंपल ट्रस्ट ने आपको दुकान दे दी, आपसे अगर टेंपल ट्रस्ट ने बोला 10,000 रुपए, आप एक काम करना 1 रुपए हुंडी में डालना मंथ एंड में और उनको बोलना 9999 ले लीजिए, 9999 एग्जाम्प्ट रहेगा। याद रखिएगा एग्जाम में रूम रेंट, कल्याण मंडपम या शॉप के लिए 9999 ही एग्जाम्प्ट होता है। क्यों सर? क्योंकि टेंपल में होता है 1 रुपए का हुंडी, हुंडी में डालिए 1 रुपए, मतलब टेंपल में होता है हुंडी, हुंडी में डालिए 1 रुपए, 999 एग्जाम्प्ट हो गया। डन सर, पॉइंट क्लियर है। ऑलवेज 999 इज एग्जाम्प्ट। सर समझ लीजिए पंडित जी आए, पंडित जी पूजा कराए, हवन कराए, शादी कराए, बाबा पंडित जी की सर्विसेज पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। बेसिकली जो कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी होती है, रिलीजियस सेरेमनी के लिए जो भी चार्ज किया गया आपसे उस पे कोई जीएसटी नहीं आता है। सर अगर बोलोगे तो भी क्या पंडित जी आपको जीएसटी लगा के देंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहैब प्रोफेशनल, समझ लीजिए रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल की बात करते हैं। समझ लीजिए यहां कौन है सर, यहां पे है शुभम, एंड शुभम को आदत हो गई ड्रिंकिंग की। फॉर एन एग्जांपल, क्लासरूम पर्पस के लिए सब बोल रहा हूं सर, समझ लीजिए शुभम हो गया, शुभम को हो गई ड्रिंकिंग की हैबिट। अब सर क्या करना, अब उसको रिहैब में डाला जाएगा और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स उसको ट्रीट करेंगे। अब रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल जो होते हैं वो डॉक्टर नहीं होते हैं, तो क्या उनकी सर्विस को एग्जाम नहीं किया जाएगा? इसलिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोल दिया अगर एक रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल है और वो सर्विसेज बाय रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं होता, लेकिन उनकी सर्विसेज जो वो देते हैं बाय वे ऑफ रिहैबिलिटेशन, वो थेरेपी वगैरह देते हैं, काउंसलिंग वगैरह करते हैं। लेकिन अगर वो काउंसलिंग कर रहे हैं मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिहैबिलिटेशन सेंटर और एट एन एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल की सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं आएगा। डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर जैसे हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट सर, अगर एक एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA और 12AB है और वो क्या कर रही है, ट्रेनिंग और कोचिंग दे रही है। ट्रेनिंग और कोचिंग किसमें सर? ट्रेनिंग और कोचिंग दे रही है रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटी में वो क्या कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है। तो यहां बोला गया है कि सर ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटी में अगर एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA कोचिंग दे रही है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। समझ लीजिए मैं
मैं लोगों को बोला मैं बैडमिंटन सिखाऊंगा, अरे बाबा मैं क्या कोई एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12 ए हूं, मेरी एक्टिविटी पे जीएसटी आएगा। याद रखिएगा, एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12 ए अगर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स दे रही है तो जीएसटी नहीं आएगा। सर ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट बोल रहा है बेटा आर्ट एंड कल्चर तो प्रमोट कीजिए, चाहे कोई इंडिविजुअल दे चाहे कोई भी दे। आर्ट एंड कल्चर में अगर ट्रेनिंग दी जा रही है, गवर्नमेंट बोल रहा है हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए आप कुछ भी कीजिए, हम उस पे एग्जम्पशन देगा बाय एनी पर्सन नॉट नेसेसरी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट एंड कल्चर, ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए बोल रही है। अगर कोई आर्ट एंड कल्चर में ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहा है उस पे जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए सिर्फ किसको दिया गया है, अगर एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12 ए है और 12 ए बी है और वो स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रेनिंग दे रही है तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। इंडिविजुअल समझ लीजिए मैं ट्रेनिंग और कोचिंग इन स्पोर्ट्स दे रहा हूं तो जीएसटी आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद यहां बोला गया है रिलीजियस पिलग्रिमेज सर्विसेज बाय कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड KMVNL, या सर हज कमेटी जो है ये KMVNL क्या करता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा पे लेके जाता है, हज कमेटी हज पे लेके जाती है और उसके लिए जो भी चार्जेस लिए जाएंगे गवर्नमेंट ने बोला कोई जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला गया है सर्कुलर जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल प्रोग्राम और कैंप, यहां पे कुछ सर्कुलर्स थे, सर्कुलर्स को मैंने लिख दिया है। रिंकी मैडम थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर बाद वो पॉइंट आएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर इफ प्राइमरी एंड प्रीडोमिनेंट ऑब्जेक्टिव और पर्पस इज एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन स्पिरिचुअलिटी और योगा देन द होल अमाउंट शैल बी एग्जेम्प्टेड। सुनिए, रेजिडेंशियल प्रोग्राम था या कैंप था, जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम या कैंप है उसमें आप बेसिकली गए योगा करने के लिए, योगा के साथ आपको रहने की सुविधा भी दी गई। सर प्राइमरीली तो आप योगा करने गए ना, तो जब प्रिंसिपल सर्विस एग्जेम्प्ट है, जो आपका रहने के लिए चार्जेस ली जाएंगे उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। सर जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल प्रोग्राम और कैंप्स, इसमें अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी एंड योगा था तो सर इस केस में आपका जो टोटल अमाउंट चार्ज किया जाएगा, चाहे वो अकोमोडेशन के लिए भी लिया गया हो, उस पे जीएसटी नहीं आएगा। समझ लीजिए आप चले गए श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम और वहां पे आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, तो सर रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी एंड योगा रिलेटेड अगर एक्टिविटीज आपको दी जा रही है, अब आपको अगर फूड सर्व किया गया या अकोमोडेशन सर्विस दिया गया और उसके लिए कोई चार्जेस लिए गए तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर। इफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट merely provides accommodation or serves food and drink against consideration in any form including donation, then that activity will be taxable। आप गए श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम और आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई मेडिटेशन या कोई भी रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी या योगा करने का कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था, आप प्योरली वहां रहने के पर्पस से गए। इन दिस सिनेरियो अगर वो आपको अकोमोडेशन सर्विस दे रहे हैं या आप वहां पे कुछ फूड वगैरह खरीद के खा रहे हो, तो उस केस में बोला गया इट विल बी वेल विद इन जीएसटी। ठीक है सर, उस पे जीएसटी आएगा। सर एक्टिविटीज सच एज होल्डिंग फिटनेस कैंप, क्लासेस, एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक, अरे बेटा आप एंजॉय कर रहे हो, गवर्नमेंट भी एंजॉय करेगी, जीएसटी जरूर चार्ज किया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ध्यान रखिएगा, यहां ये मेरे को लगता है 1 से 2 मार्क के लिए इस बार पूछा जा सकता है। हियर वी आर डन विथ चैरिटेबल एंड रिलीजियस activities।